नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर दक्षिण भारत की है और लगता है ये बीमारी उत्तर से दक्षिण तक भी फैल गई और बीमारी वही है राज्यपालों की। दक्षिण के एक बड़े राज्य कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी को बुरी तरह से हराकर कांग्रेस सत्ता में आई। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तब के बीजेपी पे होते हुए एक घोर संघी यदि मैं कहूँ थावरचंद गहलोत जी वहाँ राज्यपाल। खबर ये है कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। इसका मतलब एक और मुख्यमंत्री जल्दी आपको जेल में दिखाई देंगे। ये हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल तक बात सीमित नहीं रही। यदि आप एक पैटर्न देखें विपक्ष जहाँ-जहाँ सरकारें हैं, तो यदि मैं थोड़ा पूर्व की तरफ जाऊँ, तो आपको ममता बनर्जी का राज्य दिखता है बंगाल, जहाँ जब से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई है, तब से बंगाल के गवर्नर लगातार भाजपा के एजेंट के रूप में बैठ के काम करते हैं और 24/7 एक ही एजेंडा है कि ममता को पूरी तरह से परेशान करना। हर जगह पे और मामले इतने कोर्ट में चल रहे हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो, बंगाल सरकार वर्सेस राज्यपाल यह मामला कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अभी तक इतना कुछ होते हुए भी ममता के भतीजे तक बात आ गई, बाकी नेताओं तक बात आ गई। कुछ लोग ईडी, सीबीआई और बाकी मुकदमों के डर से ये बीजेपी में वॉशिंग मशीन में नहा धो के ठीक हो गए। लेकिन फिर भी ममता ने अभी तक अपना किला नहीं छोड़ा और ममता लगातार हर फ्रंट पे बीजेपी को खड़ी कर रही है। इसके पहले वहाँ वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब थे, इन्होंने ममता को परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी का बख्शीश उन्हें मिला कि उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब शायद वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति पद की गरिमा की धज्जियाँ उड़ाते हुए फिर वो बीजेपी के पक्ष में अ, सारी परंपराएँ ताक में रख के सारी अ, जो उस मर्यादा होती है उस पद की ताक में रख के भाजपा के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्तमान में यदि मैं बंगाल के गवर्नर कहूँ सीवी आनंद बोस, इनका तो और ममता का इतना 36 का आंकड़ा हो गया कि वो भी खुद ममता के सरकार के केसेस झेल रहे हैं और बीच में तो वो अपने गृह राज्य शेल्टर लेने के लिए गए थे जब उनके ऊपर एक महिला ने व्यभिचार का आरोप लगाया था। कुल मिला के यदि राज्यपाल और सरकार और केंद्र इन तीनों के संबंधों का अर्थ देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा देश आज़ाद होने के बाद इस सभी संबंधों को तार-तार किया होगा तो बंगाल ने, क्योंकि मोदी जी किसी भी प्रकार बंगाल पे कब्ज़ा करना चाहता है, जो 2014 से लेके उनका सपना से सपना ही रहा। हर उसके हमले को ममता ने पूरी तरह से वापस भेज दिया उनको, बेरंग जिसको कहते हैं हिंदी में। अब कर्नाटक में यदि मैं बात करूँ तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे टीजे अब्रह्माहम और उन्होंने एक शिकायत की थी। शिकायत है मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के घोटाले की। मैं और उसको लेके बीच में बेंगलुरु टू मैसूर सर्व बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एक वक़्त लंबी यात्रा भी निकाली थी और कुल मिला के सितारामैया को बुरी तरह से घेरने के लिए ये बैठे हैं। सितारामैया के पत्नी के ऊपर आरोप है, सितारामैया के परिवार के ऊपर आरोप है और राज्यपाल की अनुमति के बिना ये अ, मुकदमा चल नहीं सकता था। कई दिनों के बाद आखिरकार राज्यपाल ने परमिशन दे दी। विवाद मैसूर के केसुरी गाँव का है। वहाँ सितारामैया की पत्नी पार्वती के स्वामित्व वाली एक ज़मीन थी 3.16 एकड़ की, यानी करीब-करीब सवा 3 एकड़ और यह ज़मीन बाद में अ, मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उडा के अंतर्गत विकसित करने के लिए अधिग्रहित की गई और इसके बदले पार्वती को यानी सितारामैया की पत्नी जी को 50-50 योजना के मुआवजे के रूप में 2022 में विजयनगर में 14 प्रीमियम साइटें आवंटित की गई थी। आरोप है कि पार्वती को आवंटित भूखंड की संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था
जिसे एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित किया गया था। हालांकि सिद्धरामैया ने मूडा द्वारा अपने पत्नी को अनुचित भूमि आवंटन के आरोप से बार-बार इनकार किया है। हमारी जमीन मूडा द्वारा अवैध रूप से ली गई थी, जिसके लिए वह जमीन, यानी मेरी पत्नी की जमीन थी, उसको मुआवजा दिया है, मुआवजे को पात्र है। ये आरोप लगने के बाद जुलाई में कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी एन देसाई के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति की जांच उठाई थी। लेकिन भाजपा ने इसको पूरा राजनीतिक रंग देके, और देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भाजपा विपक्ष में है, जगह जगह पे प्रदर्शन और पदयात्राएं निकाली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर राजनीति के लिए राजभवन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और ये हर राज्य में जहाँ विपक्ष की सरकार है या एनडीए के विरुद्ध की सरकार है, वहां लगातार ये आरोप लगता रहा है। प्रतिक्रिया में सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि उनकी चुनी हुई सरकार गिराने के लिए भाजपा षड्यंत्र कर रही है। इसके पहले भी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिरा के ही अपनी सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है, एमएलए मेरे साथ खड़े हैं, एमएलसी मेरे साथ खड़े हैं। पूरा मुख्य मंत्रिमंडल जानता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, और ये एक ढकोसला है। इसके चलते डीके शिव कुमार, जो बार-बार सीताराम बात करते हैं, डीके शिव कुमार ने बाकायदा सीएम सिद्धारमैया के साथ खड़े होके कहा कि पूरी पार्टी और हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और इसका जवाब हम कानूनी रूप से देंगे। उन्होंने कहा कि जो नोटिस अ, जो हमको मिला है, मंजूरी दी गई है, वह कानून के खिलाफ है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे और पूरी तैयारी की है। पिछड़े वर्ग के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ स्पष्ट साजिश के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस में इसने जाके का पानी खिला। कांग्रेस का कहना है कि जहाँ-जहाँ भाजपा ने अपने लोग नियुक्त किए हैं, और ऐसे कई है। अरविंद केजरीवाल का तो मामला चल ही रहा है। एलजी ने जिस हिसाब से पूरी सरकार को काम करने न देने की ठानी है। उधर यदि आप देखें, महाराष्ट्र में इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी और जब राज्यपाल थे, राज्यपाल ने तो लिटरली इस हद तक बात की थी कि गृह मंत्री को भी कहना पड़ा कि राज्यपाल थोड़ा अपने मर्यादा रखे और अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखे। इसके बाद दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह को जेल भेजा गया था। वीके शिवसेना की शिकायत के हर रोज शिकायत होती है, और कुल मिला के लगता है कि अ, गवर्नर ने शब्द सुपारी ली है एलजी ने। इसी हालत में केजरीवाल सरकार को इतना डिक्रेडिट करो, इतना बदनाम करो कि वो सत्ता में फिर से आ नहीं पाए। झारखंड में भी हेमंत सोरेन के चक्कर में भी यही हुआ। वहाँ पे भी मंजूरी दे दी, और फिर हाईकोर्ट ने धज्जियाँ उड़ा दी, और वो सबके सामने है। केरल और तमिलनाडु में भी यही प्रकार चल रहा है। केरल में तो ये हालत है कि एक बहुत ही होनहार, मतलब आरिफ मोहम्मद खान एक बुद्धिजीवियों में से मैं मानता था, और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। लेकिन फिर केरल सरकार और उनके बीच में जो टकराव हुआ, इस हद तक गया कि विधानसभा को गवर्नर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना पड़ा। ये जो कृत्य हुए, ये पहली बार हुए हैं, देश में इससे पहले कभी हुआ नहीं करता था। कांग्रेस ने भी राज्यपाल रखे थे, उन्होंने भी प्रयोग किया था, लेकिन इस हद तक जाके कभी राज्यपाल और उसके बीच में कभी नहीं हुई। अ, अ, वो दूसरी बात, जो रवि है राज्यपाल, आर्यन रवि, तमिलनाडु में, उनके और डीएमके को लेके इतनी खटपट चल रही है कि कई बार अ, सर सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवेन करना पड़ रहा है। बार-बार जो हम इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सरकारें, केंद्र सरकार है, उन्होंने एक खासकर इस बात में तय किया है कि जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पे हम राज्यपाल के द्वारा काम करेंगे। जहाँ हमारी सरकार है, फिर वो हमारी सरकार तो दिल्ली के भरोसे चलती ही है। तो जब मैं एक तरह से देखता हूँ कि ये मात्र थावरचंद गहलोत ने सिद्धारामैया के खिलाफ दी हुई परमिशन नहीं, एक षड्यंत्र का भाग। डीके शिवकुमार जेल भेजे जाएँगे, फिर सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पे कुछ होगा। इसी बीच कुछ ऑपरेशन कमल करने का प्रयास करेंगे, और फिर ऑपरेशन कमल होता है तो फिर सरकार गिर जाती है। लेकिन इस बार भाजपा मात्र 60 पे है, भाजपा के लिए ऑपरेशन कमल करना बहुत दूर की पौड़ी है। लेकिन कांग्रेस भी, इतना तो कांग्रेस में सुधार आया कि पहले जैसे कांग्रेस में लोग भाग के नहीं गए, क्योंकि जो भाग के गए उनका बड़ा हादसा हुआ। कांग्रेस के लोग जानते हैं कि पार्टी के साथ रहना ज़्यादा ठीक है, और लगातार पार्टी बनी हुई है। जैसा मुझे लगता है कि अ, बंगाल में गवर्नर के द्वारा प्रॉक्सी युद्ध जो लड़ रहा है केंद्र, वो रोज हर रण में हार खा रहा है। वैसी ही हार थावरचंद गहलोत
की भी होगी, ऐसा मुझे लगता है। केंद्र का ये दाँव भी खाली जाएगा। कम से कम एक्स-रे से तो इतना ही दिखाई देता है। फिर आऊँगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।